Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Session of शिखर है ना। Yes, ma'am. आज आपका पहला क्लास हो रहा है ना। Today you have your first class and Yes, first ma'am. class we have our bio. Yes, ma'am. First time announce the bio part है ना। शिखर पहली बार अपने क्लास में बायो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। Yes. You all are ready for class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, You yes, all ma'am. are- Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, You all are ma'am. excited for our class है ना। Yes, ma'am. चलो Yes, स्टार्ट ma'am. करते हैं Yes. है ना। अब आप चुपचाप बैठेंगे है ना। जस्ट कीप द साइलेंस। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है बीच में तो यू जस्ट रेज योर हैंड। जूम पे क्लास आप सभी लोग ले चुके हैं। यू नो हाउ यू टेक द क्लास। Yes, ma'am. आप रेज हैंड करेंगे तब मैं आपको अनम्यूट करूंगी, देन यू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब लोग पूछेंगे ma'am. तो आई एम नॉट एबल टू गिव द आंसर टू एवरीवन है ना। Okay, ma'am. आप बिल्कुल चुप रहेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप रेज हैंड करेंगे, देन आई एम टेलिंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ, देन यू अनम्यूट और देन यू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। Okay, Yes, ma'am. है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ 2-4 इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी बताने के पहले, स्टार्ट करने के पहले। यू ऑल मेक द सेपरेट नोटबुक फॉर योर बायो पार्ट, ठीक है। बायो के लिए आप एक अलग से नोटबुक बनाएंगे जिसमें जब भी मेरा क्लास होगा आप उसी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, ठीक है। आज आपका फर्स्ट डे है, हो सकता है आप एक कॉमन नोटबुक लेके बैठे हो, बट आज आप जो भी नोट करेंगे अपनी नोटबुक में वो सारा आप उस बायो की सेपरेट नोटबुक में कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। पहली बात, जब आप क्लास ले रहे हो एट द टाइम यू कीप वन पेन पेंसिल इरेजर विथ यू, ठीक है। बिकॉज वी ऑल नो दैट बायो इज नॉट कंप्लीट विदाउट द डायग्राम्स, है ना। बायो में बहुत सारे डायग्राम्स हमें बनाने होते हैं, तो आप ये ना सोचे कि हम बड़े हो गए हैं अब हम पेंसिल क्यों रखे, है ना। प्लीज यू कीप वन पेन और पेंसिल बोथ विथ यू, ठीक है, ताकि आपको क्लास के बीच में बार बार उठना ना पड़े। आप घर बैठ के क्लास ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप पसर के बैठे हो। मोस्ट कंफर्टेबली यू आर सिटिंग, यू सिट कंफर्टेबली, बट ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े पसरे बैठे हो। You sit properly, take your proper position, try to maintain the silence at your surrounding place also, है ना, ताकि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बातें बोली। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एम नॉट डिक्टेटिंग यू द नोट्स, ठीक है। मैं क्लास में आपको बहुत सारे नोट्स डिक्टेट नहीं कराऊंगी। हम यहाँ पर जो चीज पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझेंगे और साथ साथ में उसको याद करेंगे, ठीक है। दैट इज अवर मेन मोटो, है ना। नोट्स आपके पास बहुत सारा रिटर्न मटेरियल यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू लर्न। आपके पास बहुत सारा रखा होता है, आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होगी, यू हैव सम रिफ्रेशर बुक्स आल्सो, यू हैव योर स्कूल नोटबुक्स आल्सो, है ना। क्लास के नोट्स है आपके पास, यहाँ की बुकलेट्स भी आपको मिल जाएगी। रिटर्न बहुत सारा मटेरियल आपके पास होता है, बट यू डोंट गेट द सफिशिएंट टाइम टू रीड ऑल दीज बुक्स, है ना। तो उससे अच्छा ये होगा कि हम क्लास में जो भी पढ़ेंगे उसे बहुत ध्यान से सुनिए, उसे समझिए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए। आई एम 100% टेलिंग यू, अगर आप मेरा क्लास ध्यान से अटेंड कर लेंगे तो क्लास में मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो सब आपको यहीं के याद हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई लेक्चर ओनली, जब आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे तब हो पाएगा, ठीक है। और आपको कहीं भी डाउट होता है तो यू रेज योर हैंड, आई एम अनम्यूटिंग यू, देन यू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट डे था इसलिए मैंने ये सारी बातें आज आपको बता दी हैं। रोज रोज मैं यही बातें आपको नहीं बता पाऊंगी, है ना। और कोई भी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी कर रहा है तो प्लीज ऐसा ना करें। ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ योर क्लास, ठीक है। आयुष,
Yes, ma'am. Good morning. हाँ, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? Ma'am, I have to ask that for biology we have to make separate normal notebook or a practical notebook. नहीं, सिंपल लॉन्ग रजिस्टर यू मेक, टेक वन रजिस्टर, ऑन दैट यू मेक द डायग्राम्स ऑल्सो, कोई बात नहीं, हम डायग्राम का प्रैक्टिस अलग करेंगे, तब मैं आपको प्लेन शीट के ऊपर डायग्राम प्रैक्टिस भी कराऊंगी, बट यू रेगुलर वन रजिस्टर यू कीप इट, ठीक है? चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऋषभ, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? मैम यस बेटा। मैम हम लोगों को नोट्स क्लास के बाद बनाने हैं या क्लास के ड्यूरेशन में? नहीं, क्लास के ड्यूरेशन में, सी वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड दैट यू शुड कॉपी इट इन योर नोटबुक। जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगी ना बेटा, वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए साथ साथ में, ठीक है? जो स्पेलिंग में बोर्ड पे लिखने में जितना टाइम लगा रही है, उतना ही टाइम में आप आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। वो हैबिट आपकी अभी से बन जाएगी ना, तो ज्यादा अच्छा होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सीनियर क्लास में भी कोई आपको नोट्स डिक्टेट नहीं कराएगा। अब आप 9th क्लास के हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको डेफिनेशन डिक्टेट कराऊंगी। अगर मैं क्लास में एक पर्टिकुलर चीज को 3 बार रिपीट कर रही हूँ, तो उतने टाइम में आपका वो चीज कॉपी में लिखना हो जाना चाहिए। दैट स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, ठीक है? और बाकी आपके पास मॉड्यूल, आपको बुकलेट पूरा भेजा है पीडीएफ में, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है? दिक्कत नहीं आएगा, आप 1-2 टर्म मेरे साथ पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखो आपको सारी चीजें याद होती है कि नहीं होती। यू एंजॉइंग द बायो पार्ट, ठीक है? स्टार्ट करें, चलो प्लीज। यस आदित्य, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? नो? वंशिका, यू वांट टू आस्क मी? मैम हमें नोट्स फेयर नोटबुक में बनाने हैं। हाँ, ओनली वन बायो नोटबुक यू हैव टू मेक। ओके नाम का एक रजिस्टर बना लो और उसमें ये सब चीजें कॉपी करते जाओ। मैम आई एम अर्श। मैम Yes, इसमें कहना था, मैम यहाँ पे कुछ हाँ? स्टूडेंट्स जिनको साथ आप मतलब आपने उनको पढ़ाया है। अच्छा अच्छा, तो क्या हो रहा है? दे आर राइटिंग समथिंग? नो मैम, इतना बता रहा हूँ, आप कह रही थी ना कि आपके साथ कुछ नया होगा, मतलब नए स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ अच्छा ओल्ड अच्छा स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इट्स ओके नाउ, नो मोर क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम, चलो स्टार्ट करते हैं। We just start the chapter, first chapter, that is your fundamental unit of life, cell, है ना? हो सकता है आपकी नोटबुक में शायद इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स पहले दिया हो, है ना? सेल चैप्टर पहले दिया हो। अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट चैप्टर, वी जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है? ये जो सेल चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो। आप आगे जाके एनएसओ देंगे, जेएसओ देंगे, या आप एनटीएससी का एग्जाम देंगे, है ना? तो ये सारे एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है? एक बात और पूछूंगी, वॉइस इज क्लियर एंड बोर्ड इज ऑल्सो क्लियर? अगर यस है तो थम्स अप दिखा दो, है ना? इट्स ओके, देन यू रेज द थम्स अप, ठीक है? ओके चलो चलो ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है? अब इसके पढ़ने के पहले, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बेसिक चीजों से स्टार्ट करूंगी। देखो, बायोलॉजी अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट एवरीबॉडी नो, ठीक है? बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वी जस्ट वांट टू स्टडी अबाउट द लाइफ ओनली। अब उसके पहले we just want to ask about the basic question. You know what do you mean by living, non-living? क्या आप जानते हैं कि लिविंग क्या होता है और डेड क्या होता है? Yes, you want to tell me, आप ये बोलना चाहते हैं शायद कि लिविंग मतलब the organism which breathe, which are able to breathe, जो सांस ले पा रहा है, which shows the transportation in our body, which shows the excretion in their body, which shows the growth, movement, locomotion, metabolism. बात समझ रहे हो? मतलब
एक लिविंग वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आपने इतनी सारी प्रोसेसेस के नाम ले लिए। यस यस, नाउ यू लिसन। अगर मैंने बोला द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच शोज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताऊंगी मैं सिर्फ लिविंग को बताने के लिए। हम छोटे बच्चे नहीं है ना आप, यू ऑल आर इन 9th क्लास नाउ, वी जस्ट मॉडिफाई दैट डेफिनेशन। बहुत छोटे बच्चे तो सूंघ के दिखाते, ये मैं सूंघ पा रहा हूँ, मैं स्मेल कर रहा हूँ, मतलब मैं लिविंग हूँ। वो नहीं कर पा रहा है मतलब वो नॉन लिविंग है। पर अब 9th में आने के बाद हम ऐसा बताएंगे क्या, लिविंग नॉन लिविंग? नहीं ना। नाउ यू सी व्हाट आई वांट टू टेल यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सारी एक्टिविटीज को जो मैंने नाम लिया है कंबाइनली वी कॉल्ड इट द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करता है, इट शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब द ऑर्गेनिज्म विच नॉट शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बहुत सिंपल, याद हो गया। लिविंग विच शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नॉन लिविंग विच डजंट शोज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। राइट, अब आपके दिमाग में एक चल रहा है, ये मैडम ने मेटाबॉलिज्म क्या वर्ड नया इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इस वर्ड को समझे। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म, अब देखो मैं यहां लिख रही हूँ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, आप सुनना ध्यान से। मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 more processes and that would be your catabolism and anabolism। कुछ समझ रहे हो? नए नए वर्ड आएंगे बायो में, हमें उसे याद कर डालना है क्लास में। मैंने बोला मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। राइट, कॉपी में साथ साथ हाथ चलाते जाओ। आई एम नॉट गिविंग यू टू एक्स्ट्रा टाइम टू नोट डाउन इन योर नोटबुक फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है, मैंने मेटाबॉलिज्म लिखा है, आपका अभी तक मेटाबॉलिज्म कॉपी में लिखना हो जाना चाहिए। ठीक है, यस। तो मैंने लिखा है मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, दिस बॉलिज्म वर्ड इज कॉमन इन ऑल द थ्री। ये बॉलिज्म वर्ड यहाँ भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तीनों जगह ये बॉलिज्म वर्ड है। मैंने इस बॉलिज्म को उठा के अलग रख लिया। नाउ वी हैव 3 वर्ड्स इन माय हैंड। 3 वर्ड्स है मेरे हाथ में, एक मेटाबॉलिज्म, एक मेटा, एक कैटा और एक एना। एक कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? बॉलिज्म मैंने अलग कर दिया है। अब मेरे पास 3 वर्ड बचे हैं, मेटा, कैटा एंड एना। राइट, अब देखो मैं कैसे बता रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दिस मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। राइट, तो मैं कह सकती हूँ दिस मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। इतना समझ में आया? मतलब मैं लिख सकती हूँ मेटा इक्वल टू कैटा प्लस एना। हमारी इक्वेशन बन गई सिंपल। मैं यहाँ लिखूं क्या एक बार? मैंने लिखा मेटा इक्वल टू कैटा प्लस एना। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब दिमाग में घूम रहा है कि ये कैटा क्या है और ये एना क्या है। मैडम क्या ये मेटा कैटा एना क्या पहली क्लास में ये क्या बात कर रहे हो? समझे है ना? मेटा कैटा एना 3 वर्ड याद हो गए। आगे क्या लगाना था? बॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। राइट राइट। अब देखो क्या, इन कैटाबॉलिज्म वी इन्वॉल्व अवर ऑल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, है ना? कैटाबॉलिज्म में मैंने सारी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस को इन्वॉल्व किया है। एंड इन एनाबॉलिज्म वी इन्वॉल्व अवर ऑल फॉर्मेटिव प्रोसेसेस। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म इक्वल टू कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, है ना? मैंने बॉलिज्म वर्ड को अलग रख दिया है। मैं यहाँ बता रही हूँ कैटाबॉलिज्म में वी इन्वॉल्व अवर ऑल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एंड
एनाबॉलिज्म में वी इन्वॉल्व अवर ऑल फॉर्मेटिव प्रोसेसेस। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने बोला है मेरा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब यहाँ मैं बता रही हूँ मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है C6H12O6 ये टूट रहा है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड वी से दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, CO2 प्लस H2O इज फॉर्म्ड, है ना। तो कैटाबॉलिज्म में वी इन्वॉल्व अवर ऑल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एग्जाम्पल इज योर रेस्पिरेशन, like glucose molecule is broken down and finally our carbon dioxide and water is formed। इतना समझ में आया है ना? ठीक है, अब वैसे ही मुझे यहाँ बताना है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में वी इन्वॉल्व अवर ऑल फॉर्मेटिव प्रोसेस, नए कंपाउंड्स बनने वाले हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी मैम वीडियो हो गया। मैम योर वीडियो ऑफ। यस मैम योर वीडियो इज ब्लर्ड। वेट And now it And now it is clear. Yes ma'am, now it is okay. Okay, नाउ इट इज क्लियर। let me start now. Yes, in anabolism we involve our formative process. Here we write the example, that is your photosynthesis, right? Photosynthesis everybody know, I think simple process you Yes, observe in ma'am. the plant body, है ना। क्या हो रहा था in photosynthesis? We know that CO2 and H2O combine in the presence of chlorophyll and sunlight, right? And finally our C6H12O6 means our glucose molecule is formed, है ना। सॉरी, मतलब यहाँ हमने देखा कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज टूट रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था, एंड इन एनाबॉलिज्म दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो एक में हमने ग्लूकोज का टूटना दिखाया है कैटाबॉलिज्म में, और एनाबॉलिज्म में इस ग्लूकोज का बनना दिखाया है। प्रोसेस ऑल्सो भी मेंशन नेम देयर, दैट इज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा ध्यान से आप इक्वेशन को देखो, दीज आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक तरफ ग्लूकोज बन रहा है और दूसरी तरफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है, राइट। ऐसे एक और सिंपल एग्जांपल दो, सपोज वी हैव अवर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास यहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से। ये ए का मतलब है मेरा अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलता है, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो ऑफकोर्स जब प्रोटीन टूटेगा तो मुझे अमीनो एसिड ही मिलेगा, ठीक है। या मैं इधर फॉर्मेटिव प्रोसेस में बोलूं, इफ अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। यहाँ पर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। मतलब अब क्या क्लियर हुआ, एक बार फिर शुरू में जाते हैं। एवरीथिंग इज नोट डाउन इन योर नोटबुक, शायद नोट हो गया होगा, है ना। अब देखो क्या Yes, बोल रहे हैं। Ma'am. मैंने, है ना, अब देखो क्या पढ़ा अपन। वेट, लिविंग मतलब द ऑर्गेनिज्म विच शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वी ऑल लर्न। नॉन लिविंग द ऑर्गेनिज्म विच डजंट शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट बिकम नॉन लिविंग। याद हुआ। मेटाबॉलिज्म मीन्स, मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, राइट। हमने इक्वेशन लर्न कर लिया, मेटा इक्वल टू कैटा प्लस एना, वेरी सिंपल थिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कैटाबॉलिज्म नाउ? In catabolism, we involve our all destructive processes. Destruction, देखो याद कैसे रखेंगे, कैटा मतलब काटना, काटना मतलब टूटना, टूटना मतलब ब्रेकडाउन। यस और नो, कंफ्यूज नहीं होना। एना में बन रहा था, कैटा में टूट रहा था, नहीं कैटा में बन रहा था, एना में टूट रहा था। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अपने लॉजिक लगा के। कैटा मतलब काटना, याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे जीवन में। कैटा मतलब काटना, काटना मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स योर ब्रेकडाउन प्रोसेसेस। तो कैटा इन्वॉल्व्स द ऑल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। एग्जांपल इज योर रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन एंड फाइनली अवर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। We give the example of protein also. When this protein molecule is broken down, we are getting the amino acids. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है अपने आप,
व्हाट डू यू मीन बाय एनाबॉलिज्म? जो हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म involves all formative processes which are occurring in our body, right? अब ये formative process में example I am giving you photosynthesis, in which that carbon dioxide and water molecules combines and finally our glucose molecule is formed. ठीक है, और यहाँ दूसरा मैंने बताया when amino acids are combined together, protein molecule is formed. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है what do you mean by metabolism? 3 नंबर का आंसर अपन लिख सकते हैं. पहले आप लिखो मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, 1 नंबर. नेक्स्ट लाइन में 1 नंबर में लिखेंगे व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, यू राइट दिस डेफिनेशन एंड एग्जांपल, देन इन नेक्स्ट लाइन यू राइट द एनाबॉलिज्म, देन दिस डेफिनेशन एंड दिस एग्जांपल. 3 मार्क्स यू ऑल आर गेटिंग इन योर पॉकेट. क्लियर? तो हमने पढ़ा लिविंग मतलब क्या, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करेगा. अब जरा थोड़ा सा सोच के देखो, दिस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन क्या है? क्या इसमें कुछ में नए पदार्थ बनते हैं और कुछ में नए पदार्थ टूटते हैं? सोचो, डाइजेशन, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, या टूटा ना, तो दैट इज योर कैटाबॉलिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटा ना, कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, एनर्जी बनी तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है ना. थोड़ा सा सर्च करना या कोशिश करना कि हम क्या अलग अलग प्रोसेस को कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हमने 2 चीज पढ़ा, लिविंग, नॉन लिविंग. क्या जो मेटाबॉलिक शो करेगा, नहीं करेगा. मेटाबॉलिज्म क्या समझ में आया है, नोट भी हो गया है. कैटाबॉलिज्म क्या, एवरीबॉडी नो. एनाबॉलिज्म क्या, एवरीबॉडी नो, है ना. मैं आपके रेज हैंड देख रही हूँ, बट थोड़ी देर बाद आपको अनम्यूट करूंगी. लेट मी कंप्लीट दैट पार्ट, देन आई अनम्यूट यू. ठीक है, वेट. अब यहाँ पर मैं तीसरा एक और छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगी, दैट वुड बी यूर डेड. What do you mean by dead organism? Dead organism समझ पा रहे हो, है ना. लिविंग, नॉन लिविंग और डेड. पता पड़ रहा, बायो पढ़ रहे हैं और लिविंग नॉन लिविंग ही नहीं बता पा रहे हैं, तो गलत बात होगी ना फिर, है ना. अब बताओ मुझे डेड मतलब क्या. अब मैं यहाँ पर बोलूंगी द ऑर्गेनिज्म विच शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन देयर प्रीवियस लाइफ. प्रीवियस लाइफ, है ना. The organism which shows all these metabolic activities in their previous life, but due to certain reason now they stop to show all these activities, है ना. So it's considered as a dead organism, right? मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म जो पहले अपनी लाइफ में इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करते थे, पर अब किसी कारण से इन एक्टिविटीज को शो नहीं कर रहे हैं. तो अब ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के जैसे एक्ट कर रहे हैं, बट बेसिकली दे आर डेड ऑर्गेनिज्म. समझ में आ रहा है ना. अब एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है इसका, वुड. वुड जानते हो, सपोज दैट टेबल इज मेड बाय वुड ओनली. ये टेबल when that would become the part of plant body, at that time it is living. जब ये लकड़ी का टुकड़ा या ये लकड़ी प्लांट बॉडी में लगी हुई थी, उस समय ये लिविंग थी, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को शो कर रही थी. प्लांट ऑल्सो शोज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन इन ऑल प्रोसेसेस. तो जब ये प्लांट की बॉडी में थी तब ये लिविंग थी. जैसे ही मैंने इसको प्लांट बॉडी से सेपरेट कर लिया है, अब ये नॉन लिविंग के जैसे एक्ट कर रही है. क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अब शो नहीं कर रही है. ठीक है, नाउ इट कंसिडर एज ए डेड ऑर्गेनिज्म. मैं उसे अभी भी नॉन लिविंग नहीं बोलूंगी, मैं इसे डेड बोलूंगी. और अगर इस टेबल में आयरन लगा है, लोहा लगा है, तो दैट आयरन बिकम नॉन लिविंग. वो कभी भी लिविंग नहीं था अपनी लाइफ में. ठीक है, समझ में आया. डेड ऑर्गेनिज्म. सपोज वन डेड बॉडी इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू. किसी की डेथ हुआ है, घर में कोई डेड बॉडी है, आप जाके बोलोगे नॉन लिविंग पड़ा है. वी नेवर से लाइक दैट. मार पड़ेगी हमको अगर हम ऐसा बोलेंगे. दैट ऑर्गेनिज्म बिकम डेड ऑर्गेनिज्म. बेटा, वो जो भी बॉडी है वो डेड बॉडी है, कोई नॉन लिविंग नहीं है. ठीक है ना. अब ये डेड है मतलब पहले वो लिविंग था ना. इट मीन्स इनिशियली इट शोज ऑल दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ड्यू टू सर्टन रीजन नाउ दे स्टॉप टू शो ऑल दिस एक्टिविटीज. नाउ इट कंसिडर एज एन डेड ऑर्गेनिज्म. Now it acts as a non-living organism, है ना.
बहुत बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, बायो पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्या, लिविंग, नॉन लिविंग, डेड। जो पहली शुरुआत होती है दैट इज योर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस वी ऑब्जर्व इन एन इंडिविजुअल दैट वी इन्वॉल्व इन अवर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होती है सर्वाइवल के लिए दैट इज योर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। 10th क्लास के पहले चैप्टर में यही 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। ठीक है, ठीक है, आप सुने आगे क्या। यहां तक शायद सब कुछ क्लियर है और कॉपी में नोट भी हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे, बट उसके पहले कुछ बच्चों ने रेज हैंड किए हैं, हम थोड़ा सा उसे सुन ले पहले, है ना। यस बेटा, आई एम टेलिंग यू द नेम, यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। हर्षिता, अक्षिता। Ma'am, what is the exact definition of metabolism? Metabolism is the combination of destructive and formative processes which is continuously occur in our body, है ना, and which is essential for survival. देखो थोड़ी देर पहले अभी अपन ने बोला था मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, और करके लिख सकते हैं ना अपन, क्या लिख सकते हैं, और करके हमने लिखा मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव and formative processes which are continuously occur in our body and which is essential for survival. अगर जिंदा रहना है तो इन प्रोसेस का बॉडी के अंदर लगातार होना जरूरी है। अगर कोई भी प्रोसेस रुक जाती है तो होल बॉडी बिकम डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन इज क्लियर। पहले मैंने सिंपल वर्ड्स में बोला याद रखने के लिए, अब आपको याद हो गया मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब और करके आप लिख सकते हो ना कि मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फॉर्मेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस व्हिच आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन अवर बॉडी एंड व्हिच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। थोड़ा अपना ये चलाओ और स्टेटमेंट्स को बनाने का कोशिश करो। ठीक है, क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask that dead animals which have become fuel is non-living or dead organism? फ्यूल इज, ये हम देखते बेटा वो वापस बन पा रहे कि नहीं, रीजनरेबल एंड नॉन रीजनरेबल, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, तो उन सब में देखा जाता है ना। तो फ्यूल को हम वो उनके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के बाद जाकर के बना हुआ है ना, तो उसमें अपन ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, वो डेड पार्ट से मिलकर के बना हुआ है ना, तो उसमें हम यहाँ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा, पूजा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, I am Sumit, ma'am. Ma'am, this is my mother's name. Ma'am, I want to ask that, ma'am, you have written here, ma'am, protein is formed by amino acids, ma'am, that another double A, ma'am, what is this, ma'am? अमीनो एसिड को शॉर्ट में आई एम राइटिंग ए फॉर अमीनो एंड ए फॉर एसिड। Yes, ma'am. And ma'am, that कुछ नहीं, हाँ बोलो। ma'am, another one is also amino acid only. हाँ, another one is also amino acid. Means protein is a polymer of amino acid, है ना। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तब जाके प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। तो मैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ूंगी तो मुझे अमीनो एसिड मिलेगा। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है। और अमीनो एसिड को मिलाऊंगी तो मुझे प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बूंदी का लड्डू, एवरीबडी नो बूंदी का लड्डू, राइट ना। अगर मैं बूंदी के लड्डू को तोड़ूंगी तो मुझे बूंदी तो मिलेगी ना, राइट। और बूंदी को मिला दूंगी तो वो लड्डू बन जाएगा। सेम वही तो हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल टूटेगा तो वी विल गेट अवर अमीनो एसिड एंड व्हेन अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर वी विल गेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, ओके नेक्स्ट। Excuse me, ma'am. Ma'am, I want to Yes, ask, is there any difference between non-living and dead? Now you tell me what is the difference between non-living and dead. Non-living, they never show the metabolic activity in their life.
वो पहले भी नहीं, प्रीवियस भी नहीं और बाद में भी नहीं और कभी भी नहीं. Clear? And dead organism shows metabolic activities in their previous life, but due to certain reason now they stop to show these activities, so we consider it as a dead organism. समझ में आया? नॉन लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कभी भी शो नहीं करेगा. डेड ऑर्गेनिज्म अपनी प्रीवियस लाइफ में शो करेंगे पर अब नहीं करेंगे. सी बेटा, बोथ लैंग्वेजेस आई एम यूजिंग, हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश ऑल्सो, है ना. कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है तो यू जस्ट टेल मी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा. Ma'am, if a person is in coma, ma'am, so it is doing metabolic. हाँ, अब बताओ, वो कोमा में है तो क्या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं चल रही है क्या? देखो, वो ब्रीथ कर रहा है तभी तो जिंदा है. उसके भले ही वो खाना नहीं खा रहा है, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हम बॉटल लगी हुई है या उसके थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, दैट बिकम यूटिलाइज्ड बाय देयर बॉडी आल्सो, है ना. तो सम प्रोसेसेस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. रेस्पिरेशन इज गोइंग. है, रेस्पिरेशन चल, तभी तो वो जिंदा है ना बेटा, नहीं तो वो डेड हो जाता, मरा हुआ हो जाता. सम प्रोसेसेस आर स्टिल गोइंग ऑन, तभी हम वो अलग अलग कंडीशन उसमें कह देते हैं. ठीक है. सपोज आई एम टेकिंग अ रेस्ट, मैं रेस्ट कर रही हूँ, सोई हुई हूँ, आराम कर रही हूँ. स्टिल इन अवर बॉडी दीज एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन और नॉट. मैं रात को खा के सोती हूँ, मुझे. यस बेटा, अगर मैं रात को खा के सो रही हूँ तो भी सुबह उठ के मुझे फिर भूख लग रही है ना, मतलब रात का खाना खाया, रात भर में पच गया है ना, भले ही मैं सो रही हूँ, है ना. तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, the example you gave of COH2O6, it is the example of catabolism and anabolism. So it is the example of protein. It is the formula of protein. Yes. I'm not understanding that. Acha, wait, listen to me. In catabolism, we give the example of respiration. What happens in respiration? You know respiration. First part is your breathing, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना. That we call the breathing first part of respiration. The second part of respiration is utilization of inhaled oxygen in our body to break down that glucose molecule. आ रहा है समझ में? रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट क्या होता है? इनहेल्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना. किस काम में? ग्लूकोज को तोड़ने में. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा. यहाँ कैटाबॉलिज्म में हमें देखना है डिस्ट्रक्शन, टूटना. तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है. दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, प्रोटीन मॉलिक्यूल. अगर प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेंगे ना. तो ये ब्रेकडाउन के एग्जाम्पल से डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के एग्जाम्पल है. और फॉर्मेटिव प्रोसेस है, मैंने इसका जस्ट उल्टा लिखा है. थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ C6H12O6 CO2 + H2O लिखा है, यहाँ उल्टा कर दिया बेटा. CO2 + H2O मिलके बना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. अरे यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है. बनना और टूटना, यही तो है सिंपल बात. कैटाबॉलिज्म में टूट रहा है और एनाबॉलिज्म में बन रहा. राइट बेटा? हाँ बेटा बोलो. Ma'am, we can write that anabolism is the vice versa of catabolism. हाँ हाँ, of course लिख सकते हो. Just suppose it to it. And what is the exact meaning of bolism? Process. Next question. Ma'am, The meaning हाँ of बेटा. meta. ma'am, we have to What meaning I don't want to know, I don't want to tell you, but यहाँ पर metabolism is the combination of catabolism and anabolism. ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं. कितने क्वेश्चंस रह गए प्रेजेंट? Ma'am, can we write AA as 2A as protein, 2A as protein? अमीनो एसिड. A ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लो, A फॉर अमीनो एसिड. Can we write as formulas 2A equals to 2AA equals to protein?
मैम हाँ, Means two ये amino जरूरी acid नहीं है equals to- हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोटीन 2 अमीनो एसिड से ही मिलके बना है, हो सकता है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ समझाने के लिए सिर्फ 2 अमीनो एसिड लिखे हैं। देखो मैंने इस इक्वेशन को भी बैलेंस नहीं किया है ना, मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। ठीक है, यस मैम हाँ बेटा। मैम मेरे को ये पूछना था मैम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जहाँ तक अभी तक आपने बताया वो हमें पूरा अपनी मतलब बायो की नोट्स में लिखना है, हमें पूरा फेयर में लिखना है वो? नहीं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो तो आप इसी को रहने दो, कोई बात नहीं। कोई फेयर रफ का हमें गेम नहीं खेलना है, हम हमेशा फेयर ही गेम खेलते हैं, रफ गेम हम खेलते ही नहीं है। ठीक है, वॉट एवर यू नोट डाउन क्लियरली यू शुड नोट इट डाउन। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. I was asking that can you tell examples of dead organisms other than wood? More examples You of just dead. think, abhi I am telling you the dead body is lying there, so that organism is dead na, it become plant dead, it become animal dead, कुछ भी हो सकता है। Okay, ma'am. है ना? Okay. मैम Let me continue now. हाँ बोलो। मैम जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो वो नॉन लिविंग बन जाता है या फिर उसको हम तब भी डेड ही कंसीडर करेंगे? उसको डेड ही कंसिडर करते हैं ना बेटा। मैम उससे है ना, नॉन अभी लिविंग भी बोल सकते हैं? नहीं, आप बताओ बोल सकते हैं क्या नॉन लिविंग? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, जो एक्टिविटी नहीं शो करता है, कभी भी नहीं शो करता है। आयरन इज नॉन लिविंग बट वुड इज डेड। ओके मैम। आपको अंतर डिफरेंस समझने के बाद भी यू वांट टू आस्क मी द क्वेश्चन, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर सेम क्वेश्चन होगा तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम ना। हमको इतने टाइम पीरियड में बहुत सारा कुछ पढ़ लेना है ना। यहाँ बहुत सारा खजाना है, जितना लूटना चाहो लूट लो, ये आप पर डिपेंड करता है ना। हम वही क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। बहुत सिंपल बात बताया मैंने, मेटाबॉलिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, मतलब ही बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड फॉर्मेटिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्शन टूटना, फॉर्मेशन बनना। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा शायद स्किन डेड है, डेड हो सकता है क्या? स्किन इज ऑल्सो डेड समटाइम, सम डेड स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। वो भी तो डेड स्किन है ना, पहले लिविंग थी अब डेड हो गई है। डेड स्किन जानते हो आप, एडी से आपका वो डेड स्किन निकल जाता है, नेल्स के साइड से आप ऐसे करके निकाल देते हो, हार्ड का स्किन होता है, उससे कुछ आपको लॉस नहीं हो रहा, वो दैट इज डेड स्किन। ठंड में हमको हाथ पे रैशेस हो जाते हैं, यहाँ पे डेड स्किन निकलती है, घुटनों के यहाँ से डेड स्किन रब करते हैं तो निकलता है। आपको एडी तो जरूर याद आती है, एडी अब फटी हुई होती है तो डेड स्किन इज रिलीज आउट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब शायद ये टॉपिक हम क्लोज करते हैं। शायद यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है। 3 चीजें पढ़ी, लिविंग, नॉन लिविंग, डेड। नेक्स्ट 3 चीजें पढ़ी, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। विच एग्जाम्पल आई थिंक एवरीबडी लर्न नाउ, यस और नो, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ बोलूंगी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली फॉर्म बाय सेल ओनली, है ना। अब बताओ आप 8th क्लास में एवरीबडी स्टडी द चैप्टर दैट इज अबाउट योर सेल। सेल के बारे में 8th में हम एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज करना चाहूंगी। यहाँ पर सेल जो होता है, ऑल लिविंग बीइंग्स, मैं यहाँ लिखूंगी ऑल लिविंग बीइंग्स आर 100% फॉर्म बाय सेल ओनली, है ना। अगर मैंने कहा है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो 100% सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, अब हम यहाँ जानते हैं प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल, शायद डेफिनेशन सबको पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। मतलब मैं कह सकती हूँ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय सेल। बेसिकली बोल दिया मैंने, मतलब सभी सेल से मिलके बने हुए हैं। यहाँ मुझे 2 चीज प्रूव करना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल।
आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन है, व्हाई सेल इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. No one can ask you the definition of the cell because they know that you know the definition. Cell is basic, structural and functional unit of life. Why we called it so? हम ऐसा क्यों कहते हैं? अब मैं बताऊंगी यहाँ पर structural unit मतलब all the structures present in the living organism is formed by basically cell only. एक living organism में जितने भी structures होते हैं वो सारे cells से मिलकर के ही बनते हैं. Now you see, we know the different levels of organization. Levels of organization. ठीक है? Organization के level कौन कौन से होते हैं अगर आपको पता है तो मैं start करती हूँ. The basic level is your cell. सबसे basic level हो गया मेरा cell. From cell we see that the tissues are formed. ये शायद सबको पता है, याद होगा tissue. Tissue से बना है मेरा organ. From organ we have our organ system and finally a complete organism is formed. क्या ये सभी का पता है ना? इसको हम बोलते हैं the levels of organization. Organization के level से first is your cell, second is your tissue, then third is organ, then fourth is organ system and fifth one is your organism. ठीक है? मतलब अगर मैं एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखूंगी तो इस ऑर्गेनिज्म में मुझे बहुत सारे सिस्टम देखने को मिलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम देखने को मिलते हैं. राइट? अगर मैं किसी एक सिस्टम की बात करती हूँ, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डाइजेस्टिव सिस्टम, सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल. यहाँ पर मेरा स्टमक भी है, मेरी इंटेस्टाइन भी है और मेरे बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, which combine together and make our digestive system. अब अगर मैं इस स्टमक को देखती हूँ, तो दिस स्टमक इज ऑल्सो फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. मतलब मैं बोल सकती हूँ मेरी सर्कुलर टिश्यू होगा, लॉन्जिट्यूडनल टिश्यू होंगे, बहुत सारे नाम मैं ले सकती हूँ यहाँ पर. बट अभी यू डोंट नो मोर अबाउट द टिश्यूज, तो मैंने सिर्फ बोला ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर के बने होंगे. और हर एक टिश्यू को मैं देखूंगी तो ये टिश्यू किससे मिलके बनता है? मेरे सेल से मिलकर के बन रहा है. कुछ समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला है, मुझे प्रूव करना है. सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चर मतलब ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय सेल ओनली. है ना? एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना. एक ऑर्गन सिस्टम की बात करूंगी तो इट विल फॉर्म बाय सो मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना. एक ऑर्गन की बात करूंगी तो वो बहुत सारे टिश्यू से मिलके बना है. एक टिश्यू की बात करूंगी तो वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना है. तो यहाँ मुझे समझ में आता है कि इस ऑर्गेनिज्म में जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो सारे किससे मिलके बने हैं? इस सेल से मिलकर के बने हैं. तो मैं बोल सकती हूँ सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. दैट यू प्रूव फ्रॉम दिस. ठीक है? अब मुझे एक और डायलॉग बताया मेरे को कि सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो. अब मैं फंक्शन को कैसे बताऊंगी यहाँ पर? अब सुना यहाँ पे फंक्शन मतलब द फंक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल. मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, हाथ चला लो साथ साथ, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल इज function performed by an individual is a result of function performed by their cell. क्या लिखा, कुछ समझ पा रहे हो? function performed by an individual is a result of function performed by their cell. अरे मतलब क्या हुआ? जो काम मैं कर रही हूँ, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैंने अगर कोई काम किया है तो वास्तव में वो काम मैंने नहीं किया है, मेरे अंदर के सेल ने वो काम किया है. उसके रिजल्ट के फॉर्म में मैं उस काम को एक्सप्रेस कर रही हूँ. समझ में आ रहा है? एक बार फिर सुनो, पेन रख दो जरा 1 मिनट अगर लिख लिया है तो. बेटा प्लीज चैट पे मैसेज नहीं करो, मैंने शुरू में ही बोला था. आपस में बिल्कुल बात नहीं करो. कुछ पूछना है, यू रेज योर हैंड एंड आस्क टू मी, वरना मैं आपको क्लास के बाहर भी कर सकती हूँ.
प्लीज पहला ही दिन है, ऐसी कोई हरकत ना करे। मैंने स्टार्ट करने के पहले ही आपको प्लीज बोला था, है ना। चलो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? द फंक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल इज अ रिजल्ट ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय देयर सेल। मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर का सेल कर रहा है, इसलिए मैं शान से बोल पा रही हूँ कि वो काम मैं कर रही हूँ। अब देखो एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने किया है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने किया क्या? हाँ मैंने ही तो किया है। रेस्पिरेशन तुम कर रहे हो क्या? हाँ तुम ही तो कर रहे हो। तुमने बोला मैंने ऑक्सीजन ली, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ठीक है चलो माना। अब तुमने जो ऑक्सीजन ली, ले ऑक्सीजन रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से दे रहे हो? ये सोचने की बात है ना। दिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकली? पता है कहाँ से निकली? थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया था ना, क्या दिया था उसके अंदर? मैंने यहाँ पर बोला था मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 टूटा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बना था मेरा CO2 प्लस H2O। ये बताया था ना थोड़ी देर पहले ही। अब बताओ, और इसके साथ में यहाँ पर बनी थी कौन? मेरी E फॉर एनर्जी, एनर्जी बनी थी। मतलब inhaled oxygen we utilize in the oxidation of food substance to get the energy। आ रहा है समझ में? मैंने जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन को मैंने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने में यूटिलाइज किया और फाइनली मैंने एनर्जी बना के अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। पर इसके साथ साथ में मेरी बॉडी में ये कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि मेरे लिए हार्मफुल था, तो क्विकली वी रिलीज आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाल के फेंक दिया। अब समझ में आया? ले ऑक्सीजन रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकली? यहाँ से निकली। मतलब कहाँ से? ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बना जिसको मैंने बॉडी के बाहर निकाल दिया। बट इस प्रोसेस में जो एनर्जी बनी, उस एनर्जी को मैंने एटीपी, नाम जानते हो शायद, इस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लिया है ना। मतलब अब मैं समझा क्या रही हूँ? भूल तो नहीं गई? अपन कहाँ पढ़ रहे थे? मैंने डेफिनेशन बोला सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक कैसा? समझ में आया? स्ट्रक्चरल कैसा? ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय सेल। ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना, एक ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से बना, एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू से, और बहुत सारे टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म का हर एक स्ट्रक्चर जो है वो सेल से मिलके बना है। अब मुझे प्रूव करना है कि दैट सेल इज अ फंक्शनल यूनिट। इसको मैं फंक्शनल यूनिट कैसे बताऊंगी? क्योंकि जो फंक्शन मैं कर रही हूँ वास्तव में मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर का सेल कर रहा है। कैसे? कैसे ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर मैंने कहा कि मैंने रेस्पिरेशन किया है, मैंने ऑक्सीजन को लिया है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज किया है, पर इस प्रोसेस में मैंने एनर्जी को बनाया है। अब थोड़ा सा याद करो, 8th क्लास में अपन सेल चैप्टर पढ़े हैं और सेल चैप्टर में अपन ने एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल का नाम याद किया था, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या सभी को याद आ गया? यस, 100% आ गया होगा। बट दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ कि ना? सबको याद आ गया? सबने यस मैडम बोल दिया मन ही मन में, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला। रेस्पिरेशन अभी तक मैं कह रही थी मैंने किया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला बाहर। उस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनी? जब अंदर ग्लूकोज टूटा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तब एनर्जी बनी। यार ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है? The breakdown of glucose molecule, the formation of energy and the formation of carbon dioxide occur only inside the cell। ये जो मैंने प्रोसेस बताया, ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हमारे सेल के अंदर हो रहा है। और सेल में भी स्पेसिफाइड कर दिया मैंने सेल ऑर्गेनल जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ में आया? अब आप बताओ मुझे, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस मैं कर रही हूँ क्या? नहीं, मेरे अंदर का सेल कर रहा है। अब वास्तव में बताओ क्या सेल कर रहा है क्या? नहीं, सेल के अंदर बैठा माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। समझ में आया? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ने काम किया, तब उसने सेल ने वो काम किया, और तब मैं बोल पा रही हूँ कि हाँ मैंने वो काम किया। समझ में आया ना? मतलब फंक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल
इज द रिजल्ट ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय देयर सेल। मैं जो काम कर रही हूँ वास्तव में मेरे सेल के काम किए का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है व्हाई सेल इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमको सेल की डेफिनेशन भी याद हो गई है। ये इसको ऐसा क्यों कहा, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता के स्ट्रक्चरल यूनिट बताएंगे, बेसिक यूनिट बताएंगे, और फंक्शनल यूनिट बताने के लिए ये एक डायलॉग याद कर लो आप, और ये एग्जांपल से आप इसे बता सकते हो। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय देयर सेल। एग्जांपल इज रेस्पिरेशन व्हिच इज बेसिकली ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो वो हम नहीं कर रहे, बेसिकली वो कर रहा है। ये नाम हमारा हो रहा है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है, बेसिकली हमारा सेल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जो बेसिकली होती कहाँ पर है, हमारे सेल के अंदर होती है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था मेरा, सेल की डेफिनेशन, उसको ऐसा क्यों कहा इससे। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात और पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी तो वी हैव टाइम, चलो ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, है ना। यहाँ पर मैं बताऊंगी सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया। देखो ये सारे नाम शायद आपको पता होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगी, क्योंकि आफ्टर द लेक्चर, ये लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, और उन 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको क्विकली वहां पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम माय लेक्चर। उस लेक्चर से आपको कितना समझ में आया है, कितनी बातें आपने याद कर ली हैं, वो उस टेस्ट को देकर के प्रूव हो जाता है ना। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, है ना। सबसे पहले मैं बताऊं, साइंटिस्ट के कुछ नाम लिखते हैं जो आपको पता है। पहले मैंने लिखा है मेरा रॉबर्ट हुक। क्या किया था इसने, रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर द सेल। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। जो सेल इसने सबसे पहले देखा कैसा था, डेड सेल। शायद ये सब आप 8 में पढ़ चुके हो कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन अ पीस ऑफ वुडन कॉर्क, है ना। ही ऑब्जर्व द हेक्सागोनल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर दे कॉल्ड द सेल्यूला, है ना। और बाद में उसको नाम दे दिया था सेल। इसने एक लकड़ी के टुकड़े वुडन कॉर्क का सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखा, तो ही ऑब्जर्व द हेक्सागोनल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, और उसको उसने पहले नाम क्या दिया था, सेल्यूला, और बाद में नाम दे दिया था सेल। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल बट ही ऑब्जर्व द डेड सेल। और इसकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर इसने अपनी सारी इस चीज को, डिस्कवरीज को बताया था, रिटर्न किया था। ठीक है, फिर दूसरा एक और इम्पोर्टेंट नाम, दैट इज योर रॉबर्ट ब्राउन। क्या किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ये सब नाम 8th क्लास में आप याद कर चुके हो। दैट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। सबसे पहले एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेल में देखा, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस देखा तब बोला था। दुजारदीन, एक और साइंटिस्ट का नाम दुजारदीन। बेटा साइंटिस्ट के नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये दोनों आपको याद है। मैं यहाँ 2 नाम लिखती हूँ, दुजारदीन और पुरकिंजी। These both names are related with the protoplasm. इसलिए दुजारदीन ने सबसे पहले देखा था a fluid present, PR for present, है ना, present in cell, जिसको सबसे पहले इसने नाम दिया था सार्कोड। ठीक है, और बाद में पुरकिन जी ने इस फ्लूइड को नाम दिया था मेरा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, and he said it the physical basis of life is called protoplasm. ठीक है, तो देखो हमने सेल देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा, और ये देखा दुजारदीन और पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस को देखा था। ठीक है, सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा है, ल्यूवेनहॉक। इसने सबसे पहले देखा था लिविंग सेल। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट 2 नाम और रह जाते हैं, शिल्डन एंड श्वान। शिल्डन एंड श्वान क्या किया था इन्होंने, शिल्डन एंड श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी।
शिल्डन एंड श्वान ने सबसे पहले सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। एंड द अदर नेम दैट इज योर रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ मॉडिफाई द सेल थ्योरी, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट बिकम मॉडिफाई सेल थ्योरी। और इन्होंने क्या बताया था? It said that the new cell is formed by the pre-existing cell by means of division, है ना। एक सेल में डिवीजन होता है और उससे नया सेल बनता है। ये इस वर्चाउ नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, अब देखो मैंने 5-6 नाम यहाँ पे लिख दिए। क्या क्या लिखा, कितने नाम आपको याद है? पहले ये देखो, रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किया था 1665। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था। दुजार्दिन और पुरकिंजी याद रखो बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड विद द प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। पहले दुजार्दिन ने उसे सार्कोड नाम दिया था और बाद में पुरकिंजी दे दिया। बाकी दोनों का ऑब्जर्वेशन सेम था, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, फिर हमने ल्यूवेनहॉक जो था, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। एक और बात बता दें, दिस ल्यूवेनहॉक इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का स्टडी सबसे पहले इन्होंने किया था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज आल्सो दिस ल्यूवेनहॉक, है ना। और फिर शिल्डन एंड श्वान ने दिया था सेल थ्योरी और उसको मॉडिफाई किया रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो ये दोनों नाम भी आप साथ में याद रखोगे। अब देखो, रॉबर्ट हुक आपको याद है, रॉबर्ट ब्राउन आपको याद है न्यूक्लियस, ल्यूवेनहॉक आपको याद रखना है क्योंकि इन्हें लिविंग सेल देखा। यार रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, तो अगला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि लिविंग सेल किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा। 2 नाम याद हो गए, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा। 3 नाम याद हो गए आज जी। अब मेरे पास 2 नाम और बचे प्रोटोप्लास्ट से रिलेटेड, दुजार्दिन और पुरकिंजी किससे रिलेटेड थे? प्रोटोप्लास्ट से। और शिल्डन एंड श्वान और रुडोल्फ वर्चाउ ये नाम किससे रिलेटेड थे? सेल थ्योरी। रुडोल्फ वर्चाउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और शिल्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। ये कुछ डिस्कवरी इस सेल चैप्टर से रिलेटेड नोट हो गए हैं सारे नाम, है ना। एक बार देखो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले लिविंग, नॉन लिविंग, डेड, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, 6 चीजें ये पढ़ी। फिर हमने पढ़ना चालू किया सेल। 7 कॉन्सेप्ट क्या था? सेल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 8 पार्ट में अपन ने देखा कि इसको ऐसा क्यों बोला, है ना, क्योंकि we see the levels of organization। 9 पार्ट में देखा, 10 पार्ट में देखा function performed by individual is the result of function performed by their cell। और फिर लास्ट में हमने ये कुछ डिस्कवरीज के बारे में देखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? टाइम कितना रह गया? ठीक है ना, ये सब हमने इस चीज के अंदर देखा है। अब ये सारे लेक्चर को आप ध्यान से सुने, आपके पास कॉपी में लिखे हुए हैं पॉइंट। एक बात और बताओ, छोटी सी बात है, आप समझते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा हो रहा है। काम का बंटवारा मतलब कैसे? सुनो, इफ सपोज वी से दैट वी हैव द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड दैट सिंगल सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। एक अमीबा एक सेल से मिलके बना है, फिर भी वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो कर रहा है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, 5 एक्टिविटी को शो कर रहा है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो दैट फॉर्म्ड बाय मोर देन 1 सेल, एक से ज्यादा सेल से मिलके बना है, तो उसके सारे सेल काम कर पा रहे हैं ना। अंतर क्या है दोनों में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सारे काम कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सारे काम कर रहा है। अंतर सुनना ध्यान से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेल सारे काम कर सकता है, बट मल्टी सेलुलर का एक सेल सारे काम नहीं कर सकता है। मतलब इट्स सिंगल सेल्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यार इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सपोज ये 5 सेल से मिलके बना है और इसके अंदर इसको 5 काम करने हैं, तो एक एक सेल एक एक काम करने के लिए मॉडिफाई हो गई ना। इसने डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन किया, तो एक सेल एक ही टाइप का काम करेगी ना। अगर ये डाइजेशन कर रहे हैं और इसको बोलो कि आज तू ट्रांसपोर्टेशन कर ले, तो ये उतनी इफिशिएंसी से नहीं कर पाएगी ना।
मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगी काम का बंटवारा हो गया है। We observe the division of labor in this multicellular organism. आ रहा है समझ में? अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने बोला ये मेरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलके बना है, इसका एक सेल सभी काम को कर पा रहा है, क्या इसमें मुझे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसा आपका जवाब होगा शायद, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा बताया था। यूनिसेल्युलर एक सेल सभी काम कर पा रहा है, मल्टी सेल्युलर की एक सेल एक स्पेसिफाइड वर्क को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो गई है, तो इसका एक सेल सभी काम नहीं कर सकता है। तो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वी सी द डिवीजन ऑफ लेबर। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मुझे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा क्या? यहाँ ऑर्गेनिज्म में डिवीजन सेल में हुआ था, हो सकता है टिश्यू में हो सकता है ऑर्गन में हो सकता है ऑर्गन सिस्टम में हो, ये डिपेंड करता है कि ये कितने सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर ये ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बना है तो इस एक सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर मुझे देखने को मिलेगा, बट दैट डिवीजन ऑफ लेबर भी ऑब्जर्व बिटवीन देयर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बीच में काम का बंटवारा हो रहा है। जैसे एक सेल है, एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, आप जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, राइबोसोम, सबके अपने अलग अलग काम है। तो एक सेल के ऑर्गेनिज्म में भी काम का बंटवारा होगा, पर वो उसके सेल ऑर्गेनल्स के बीच में होगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर मैंने बोला 5 सेल है, एक एक सेल ने एक एक काम कर लिया, तो यहाँ सेल के बीच में बंटवारा हो गया। अब मैंने बोला मेरा ये ऑर्गेनिज्म 50 सेल से मिलके बना है, तो 10-10 सेल ने मिलके 5 ग्रुप बना लिए, मतलब ये टिश्यू बन गया है ना, तो यहाँ टिश्यू के बीच में बंटवारा हो गया। अगर मैंने बोला 500 सेल से मिलके बना है, तो ये 100 सेल मिल गए के काम को मॉडिफाई करने लग गई है। ठीक है, तो ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन, है ना। अगर डिवीजन ऑफ लेबर में डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम पे मैं इस पार्ट को फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे। कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है तो रेज कर दो हैंड। ठीक है, चलो, थैंक यू। हटा दिया।